अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से हैं और अच्छी सेहत में हैं, अपनी सेहत का, अपने प्यारों का खूब ख्याल रख रहे हैं। जब हमारी तबीयत अच्छी नहीं होती है, तबीयत नासाज होती है, खुशगवार मिजाज नहीं होता है, तो हमारे जो मिजाज होते हैं, हमारी जो वाइब्स होती हैं, हम यूजुअली हमारे आसपास के सराउंडिंग्स के लोगों को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि आज भाई मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही या कर रहा, या आज मेरा मिजाज अच्छा नहीं है। हमारे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो भी इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसी तरह जब आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ़ होती है, तो ऐसा नहीं है कि जिस्म के सिर्फ एक हिस्से में तकलीफ़ है और आप बहुत खुशी से बैठे हुए हैं और सारे काम कर रहे हैं और हंस खेल भी रहे हैं। आप तकलीफ़ में होते हैं, चाहे उसका इजहार आप करें या ना करें, किसी को बताएं या ना बताएं। इसी तरह आज जो है वो कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी तमाम मुसलमान इजहार यकजहती कर रहे हैं। आपको पता है आज 5 अगस्त है और कश्मीरियों के साथ जो जुल्मो सितम किया जा रहा है, जो लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जो बर्बरी, जो जुल्मो सितम की दास्तानें वहाँ पर बनाई जा रही हैं, आज तमाम मुसलमान, तमाम पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं। यौम एहतसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर थोड़ी सी डिटेल गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कुछ थोड़ी सी अपडेट्स के साथ, करंट अपडेट्स के साथ, कुछ नेशनल न्यूज़ के साथ। और बड़ी हैपनिंग हुई जनाब कल, आपको पता है पाकिस्तान में और मुल्क में अब ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुल्क में आइन का राज है। मेरी बात आप तक पहुंच गई, आप समझ पाए? अच्छा जी, कैसे? मैं आपको बताती हूँ कि मुल्क में आइन का राज कैसे है। बड़ी बड़ी वजारतों पर, बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े नाम जो इस मुल्क की बागडोर संभाले हुए हैं, इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि उन तमाम लोगों का नाम आइन से शुरू होता है। जी हाँ, पहला नाम तो आप लोग यकीनी तौर पर गेस कर चुके होंगे, हमारे वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब। दूसरा नाम, एनी गेसेस? अगर आप सोचें वज़ीर आज़म के साथ और किसका भाई हम तस्करा करेंगे? एक और बड़ी पाकिस्तान की शख्सियत, सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब। मैंने कहा मुल्क में आइन का राज है और ये बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है जनाब। अगर हम आगे बढ़े और पंजाब का जिक्र करें, पाकिस्तान के दिल का जिक्र करें, तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, आइन का राज है जनाब। आगे बढ़ते हैं जी। और कल की जो बड़ी नई हैपनिंग हुई, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है मुंतखब हुए 33 वोट लेकर, अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, अगेन आइन का राज है। और इसके साथ अगर हम कराची का जिक्र करें, पाकिस्तान के बिजनेस हब का जिक्र करें, तो वहाँ पर भी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हैं। तो आई थिंक कि शायद ये आइन जो है वो पाकिस्तान को रास आ चुका है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो हैपनिंग है, जो ख़बर है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो मुंतखब हुए वज़ीर आज़म, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब। अब्दुल कयूम साहब हैं और इमरान खान ने इनकी मंजूरी दी। अब्दुल कयूम नियाज़ी जो हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए हैं, 13वें यहाँ के वज़ीर आज़म हैं। और आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में वोटिंग के बाद जनाब ये 33 इनको वोट हासिल हुए हैं और सबकी जो है मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। इससे पहले कि हम मजीद इसकी डिटेल्स शेयर करें, आपको छोटी सी जनाब वीडियो शेयर करते हैं, आइए देखते हैं। इतना लेट मिली चूँकि जिस निज़ाम के तहत मैं आया, मुझे तो ये भी पता नहीं था। सुबह मुझे इतला हुई कि आपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हल्फ उठाना है। ये भी नई बात है। लोग शेरवानियाँ और जैकेटें और कपड़े तैयार किए होते हैं, तो मैं इससे पता नहीं ये किसने मुझे कपड़े ला के दिए हैं, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। तो मैं सियासी कारकुन हूँ और जनाब ये तो अब्दुल कयूम साहब अपने तासुरात का, अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आपने उनको सुना। ताहम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं आपके साथ, और वो जनाब यह है कि अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब 1969 में पैदा हुए। डेरा शेर खान से इनका ताल्लुक है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर की जो नुमाइंदा जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 2 साल कबल ही खैरबाद कह दिया, जिसके बाद वो तहरीक इंसाफ में उन्होंने बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर दी। जनाब बुध की सुबह यानी कि कल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी
जारी किया और बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर के लिए अब्दुल कयूम नियाज़ी को वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए नामजद कर लिया है। और जनाब इससे पहले जो नाम सामने आ रहे थे उनमें महमूद चौधरी साहब का नाम था, सरदार तनवीर का नाम था, लेकिन जनाब अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये सिलसिला वो मुबारकबादों का कल से मौसूल कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो जनाब हमारी तरफ से भी, और आई एम श्योर कि बड़ा अच्छा काम होगा आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक और अच्छी खबर है, अच्छी खबरें ज़रा आपके साथ पहले शेयर करते हैं। पाकिस्तान का जो लोग, जो नौजवान नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी जो कामयाबी है, उनके जो मार्के हैं, उनकी जो एफर्ट्स हैं, जो उनकी मेहनत है, जो कि पूरी दुनिया अब जान रही है, वो आपके साथ जनाब शेयर करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स जनाब, टोक्यो ओलंपिक्स का सिलसिला आज जारी है और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में पहुंच चुके हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान यकीनी तौर पर किसी से पीछे नहीं है, और यहाँ पर हमेशा हम क्रिकेट की बात करते हैं, हमारे जो क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं हम हमेशा उनके नाम जानते हैं, उनकी एक पहचान होती है, लेकिन अगर उसके अलावा हम स्पोर्ट्स के दूसरे शोबे भी देखें या दूसरी गेम्स भी देखें तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि जो हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत बढ़ चढ़ कर और बहुत अच्छी कारकर्दगी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दिखा रहे हैं। तो जनाब अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंच चुके हैं और बड़े छोटे से इलाके से इनका ताल्लुक है, मियां चन्नू से जनाब इनका ताल्लुक है वहां का, बल्कि वहां से भी आगे गांव से इनका ताल्लुक है, जहां पर इस वक्त जश्न का समा है, बड़ी दुआएं की जा रही है, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो का जो फाइनल मुकाबला है वो होने जा रहा है। और जनाब ये टोक्यो ओलंपिक्स के लिए इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर आई होप सो, हमारी दुआएं हैं कि वो फाइनल में जीते, अच्छी परफॉर्मेंस करे। अच्छा जी, जो इन्होंने अभी परफॉर्मेंस दिखाई है वो है 85.16 मीटर, जो इन्होंने जैवलिन फेंककर ग्रुप बी में अपनी पहली पोजीशन हासिल की है और मजमूई तौर पर फाइनल में जगह बनाने वाले ये तीसरे खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ियों में से तीसरे खिलाड़ी हैं। अच्छा, इसके साथ मैं ये भी आपको बताऊं कि जो अरशद नदीम है उनकी अगर बेस्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इससे पहले वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुके हैं, और वो कब हुआ था? वो 2009 में नेपाल में हुआ था, जब उन्होंने खटमंडू में 86.29 मीटर के फासले पर नेजा फेंका था और साउथ एशियन गेम्स के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। बहरहाल 7 अगस्त को जो मुकाबला होने जा रहा है उसके लिए अरशद नदीम, पूरी कौम, पूरा मुल्क, हम तमाम लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि जो ट्रॉफी है वो आप पाकिस्तान लेकर आए और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दे। बेस्ट विशेस टू यू। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि आज 5 अगस्त है और आज हम तमाम पाकिस्तानी, तमाम मुसलमान कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि आज सुबह ही 1 मिनट के लिए खामोशी भी इख्तियार की गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हर साल की जाती है, ट्रैफिक को 1 मिनट के लिए ट्रैफिक की रवानी को रोक दिया जाता है, और इसके साथ ही भरपूर हिमायत के लिए जो है वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट भी सामने आ रही हैं। दफ्तर खारजा से जो है वो रैली निकाली गई है, वजीर खारजा शाह महमूद की क़यादत में ये रैली निकाली गई है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने हिस्सा लिया, मुख्तलिफ शख्सियात। आरिफ अलफी साहब थे इसमें, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने शिरकत की है, वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इस रैली में शिरकत की है। अच्छा, हम आपको बताएं कि 2019 में भारत ने ये कदम उठाया था, जिसके बाद से जुल्म सितम की दास्तानें कायम हो चुकी है। राज्यसभा में कश्मीर ने जो है मकबूजा कश्मीर, उसकी जो खसूसी हैसियत है उसको बिल पेश करने से कबल ही उसकी जो सदारती हुक्मनामे के जरिए कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हुई। कश्मीर में लॉकडाउन की सिचुएशन है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फोन सर्विस नहीं है, लोग वहां पर एक कैदी की तरह इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई वहां के लोगों का पुरसाने हाल नहीं है। दुख की बात यह है, बदकिस्मती की बात यह है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इस पर खामोश दिखाई दे रही है और यकजहती दिखाई उसमें नहीं दे रही। अच्छा, इस पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ जो एनालिस्ट हैं, जो तज्जियाकार है, हामिद मशरकी साहब, ही हैज जॉइंड अस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हामिद साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम नबिया, ठीक है। अच्छा हामिद साहब, हर साल यौम इस्तेसाल हमारा दुख है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम इस दुख को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन कब तक हम यौम इस्तेसाल मनाते रहेंगे और कोई अमली इकदाम कब होंगे, कब कश्मीरियों के हालात बेहतर होंगे, कब मुसलमान एक साथ इकट्ठे होंगे?
बहुत शुक्रिया नबिया, आपका ये जो आज का प्रोग्राम है ये बड़ा अहमियत रखता है। उसकी वजह ये कि 5 अगस्त को 2 साल हो गए हैं मोदी के उस बर्बरियत वाले इकदाम को, जिससे उसने कश्मीर के 80 लाख अवाम को कैदी करके कश्मीर को जो है मकबूजा कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर दिया है। और ऐसी जेल जिसके अंदर ना सिर्फ इंटरनेट से लेकर ज़राए अबलाग से लेकर हर चीज के ऊपर पाबंदी है। और दूसरी बात ये, मैंने जिस तरह 1-2 आर्टिकल्स में भी लिखा कि आप देखें कि वहां पर अब ये सूरत हाल है कि हर 8वें कश्मीरी के ऊपर एक फौजी खड़ा है, यानी 7 लाख से फौज बढ़ाते बढ़ाते अब 8-9 लाख फौजी जो है वो कश्मीर में है, जुल्म सितम कर रहा है। और ऐसा जुल्म सितम तारीख में कभी नहीं हुआ है। और बदकिस्मती की बात वाकई ये है कि बाकी दुनिया नहीं जाग रही है, बाकी दुनिया इसको देख नहीं रही है। मोदी ने जो कुछ कश्मीर में कश्मीरियों के साथ कर दिया है उस पर ना सिर्फ इंसानी इदारों के ऊपर शर्म आनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को, वहीं यूनाइटेड नेशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं आपसे एक रिसर्च छोटी सी शेयर करूं कि पाकिस्तान ने अपने ताई कोशिशें करके या दुनिया में जिस तरह भी था इंडिया के प्रोपेगेंडा का जवाब देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के एक रिसर्च के मुताबिक 2019 से लेकर अब तक 1000 से जायद आर्टिकल या तहकीकाती रिपोर्टें छप चुकी हैं कश्मीर पर होने वाले मजालिम के खिलाफ। उसमें 10 से ज्यादा रिपोर्टें मेरी तरफ से शामिल हैं। उसके बाद दूसरी बात ये 350 से ज्यादा जो हैं वहां पर डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं जो कि वाजे करती हैं कि किस तरह के जुल्म जो हैं वो भारतीय फौजी कर रहे हैं। इस तरह के जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, कहीं औरतों की इज्जतें लूट रहे हैं, कहीं घरों को जलाया जा रहा है, फलों के बागों को जलाया जा रहा है, नौजवानों को माजूर किया जा रहा है, आंखों में गोलियां मारी जा रही हैं, कत्ल किया जा रहा है। और फिर उसके बाद दुनिया में 750 के करीब एहतजाज हुए हैं पिछले 2 साल में कश्मीरियों के हक में। इस सब के बावजूद अगर दुनिया नाकाम हो रही है मोदी को उसके फाशिस्ट इक़दामात से रोकने में, तो इसमें दुनिया की नाकामी है। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत सब ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो मोदी का हाथ रोके। लेकिन वजह यह है कि यहाँ पर जो ऐसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर में कहा कि यदि यहाँ पर जब कौमें अपने मुआशी मुफादात देखेंगी तो इस तरह का जुल्म सितम और नाइंसाफी होगी। आज मॉडर्न दुनिया को मुआशी मुफादात से आगे आना है, मुआशी मुफादात को पीछे छोड़ना है। अमेरिका उनको एक इकोनॉमी और एक मार्केट, इंडिया उनको एक इकोनॉमी और मार्केट लगती है। उनको ये समझ नहीं आ रही है कि अगर सूरत हाल बिगड़ गई, जैसे कि मेरा आज का एक आर्टिकल जिसमें मैंने कहा है ये खामोश आतिशफिशा है। दुनिया समझ रही है कि कश्मीर में आवाज दब रही है, नहीं, ये एक ऐसा खामोश आतिशफिशा है कि अब ये फटा तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर जंग होती है तो उस जंग के असरात पूरी दुनिया में आएंगे। और ये वक्त है जब दुनिया को इस बात को समझना है कि पाकिस्तान अपने तक कोशिश तो करेगा, लेकिन जब तक दुनिया खुद इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अच्छा, कश्मीर के हामिद मशरकी साहब, मुझे बताइएगा जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनका किरदार आपको किस तरह से दिखाई देता है कश्मीर के मामले पर? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब अमेरिका जाते हैं, यूएन में तकरीर करते हैं, तो वो कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके लिए बात करते हैं। जब फ़लस्तीन का मामला आता है तो शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ से स्पेशली ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म इकट्ठे होते हैं और जो है वो हम देखते हैं कि फ़लस्तीन के मामले में जो है वो आवाज़ सुनी भी जाती है किसी हद तक, लेकिन हालात वहाँ पर भी बेहतर नहीं है, वहाँ पर भी वर्स्ट है, वहाँ पर भी जुल्म सितम हो रहा है। लेकिन कश्मीर के मामले में खासकर जो मुस्लिम ममालिक है उनका किरदार क्या है, मैं उस पर आपसे जानना चाहूँगी। देखें, कश्मीर के मामले में बदकिस्मती ये है कि OIC भी कोई किरदार अदा नहीं कर पाई। मां सिवाय तुर्की और मलेशिया के और इंडोनेशिया के किसी मुल्क ने बढ़कर खुलेआम जो है वो कश्मीरियों की उस तरह यकजहती और हमायत नहीं की जिसकी कश्मीरियों को जरूरत है। आज सऊदी अरब की जानिब से थोड़ा बहुत एहतजाज आया, लेकिन वक्त इस बात की जरूरत है कि अब बाकी मुस्लिम दुनिया भी। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी आपने इंट्रो में बड़ा अच्छी बात की कि एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर में जो जमहूरी निजाम है उसको हमेशा चला रहा है कश्मीर की आवाम की उम्मीदों के मुताबिक, और वहां पर अगर अब्दुल कयूम नियाजी साहब मुंतखब हुए हैं वजीर आजम तो वो आवाम के वोटों से आए हैं, एक अवामी सतह के लीडर हैं। कहीं मोदी की तरह नहीं है कि जी आपके ऊपर लाकर ठोस दिए जाएं, बल्कि वो वहां के लोकल आदमी हैं। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस फैसले को हमें अप्रिशिएट करना है कि अवाम का नुमाइंदा अब्दुल कयूम नियाजी है या
जो भी है, अब्दुल नियाजी की एक अपनी एक रेपुटेशन है और वो ठीक, मतलब उनकी एक रेपुटेशन, 4 बार वो वजारत कर चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वो कर चुके हैं। सो इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को ये बताया है कि जो पाकिस्तान के साथ रहने वाले कश्मीरी हैं वो खुश हैं, और जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं, आप यकीन करें आज भी रेफरेंडम करवा लें तो वो एक पल झपकने में पाकिस्तान के साथ रहने का ही फैसला करेंगे। कश्मीरियों का जो पैगाम है वो बहुत क्लियर है और इस बात को दुनिया भी समझती है, और जो जुल्मों सितम इस वक्त हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है, अमली इकदाम करने की जरूरत है, मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होकर एक पेज पर आने की जरूरत है। जनाब, इसी के साथ बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर अरसलान हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि आई सर्जन है, और हम खासकर आंखों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, खासकर जो हमारे यंगस्टर्स में और बच्चों में आ रही हैं, और उसकी एक वजह यह भी है कि आजकल जो ऑनलाइन निज़ाम तालीम मुतारिफ करा दिया गया है, बच्चे ऑलरेडी अपना प्ले टाइम जो है वो फोन पर करते हैं, आईपैड्स पर करते हैं, गेमिंग उनकी जो है वो सारी जो है वो इंडोर है, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी जो है वो लैपटॉप और कंप्यूटर्स पर आ चुकी है। तो इससे आंखें कितनी मुतासिर हो सकती हैं, इस पर हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैं बता चुकी हूँ, और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको हम बताते हैं कि चूंकि हमारे बच्चों की स्पेशली आउटडोर एक्टिविटीज़ हम सबको पता है कि नहीं रही हैं। फ़ोन में हर चीज़, हर तरह की गेम्स मौजूद हैं। बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए हमने प्ले स्टेशन घर में रखे हुए हैं। बच्चे अगर टीवी भी देख रहे हैं, कोई मूवीज़ भी देखनी है, कार्टून्स भी देखने हैं, तो वो टीवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आपने अपने फ़ोन में देखना है। बच्चे सोने से पहले फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, गेम्स जो हैं उनकी सारी फ़ोन पर है या टैबलेट्स पर हैं या कंप्यूटर्स पर हैं। और अब जो सोने पे सुहागा हुआ है वो ये है कि हमारी जो निज़ाम तालीम है वो भी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, और ना जाने ये कब तक रहेगा, जिसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं, जो खासकर बच्चे हैं, उनमें आईसाइट वीक होने के या आंखों से जो रिलेटेड बीमारियां हैं, जो मसले हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमने अक्सर देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी इतने मोटे मोटे चश्मे लगाए घूम रहे हैं। अच्छा, हमारे बचपन में तसव्वुर भी नहीं होता था क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन चूंकि आजकल ये हर घर में है, इस वजह से हम देखते हैं कि चश्मे भी बच्चों को उतने ही ज़्यादा लगे हुए हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आई सर्जन डॉक्टर अरसलान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनका हम खुश आमदीद कहते हैं। एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आंखों की कौन कौन सी कॉमन बीमारियां या नज़र का जो वीक होना या कमज़ोर होना, इसके कॉमन रीज़न क्या हैं? देखिए, इसके अंदर नज़र का जो वीक होना है उसमें एज सच कोई बेसिक रीज़न तो आमतौर पे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। कुछ केसेस के अंदर पेरेंट्स को अगर ज़्यादा हैवी ग्लासेस लगी हुई हैं तो बच्चों को भी लगती हैं, लेकिन करंटली कुछ ऐसी स्टडीज़ आई हैं जो इस चीज़ को साबित करती हैं कि जो आपके काम हैं या आपकी जो नज़दीक की एक्टिविटीज़ हैं, गैजेट्स हैं, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया, उसकी वजह से यकीनन आँख के ऊपर ऐसे असरात आते हैं जिसकी वजह से ग्लासेस या उसके नंबर जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं, और बच्चों के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स आई से रिलेटेड पैदा भी हो सकते हैं, और यकीनन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फिर आगे एज के साथ साथ बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आँखों की एलर्जी का इलाज भी मुमकिन है? यूजली जो घर में आंखें रेडनेस हो जाना बहुत कॉमन होता है। देखिए, एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसका एक परमानेंट इलाज, कई किस्म की एलर्जीज होती हैं लोगों को। ट्रिगर क्या है? ट्रिगर देखें, एलर्जी किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो सकती है। फॉर एग्जांपल आजकल जिस तरह का मौसम है हमारे यहाँ, उसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बाहर जाएं तो डस्ट का एलिमेंट ज़्यादा होता है। इसी तरह अक्सर आपने देखा है कि सर्दियों के सीज़न में स्मॉग वगैरह जब ज़्यादा कॉमन हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें एलर्जी को ट्रिगर करती हैं। घर में हमारे यहाँ ख़वातीन अक्सर किचन में जाती हैं तो वहाँ जो हीट है, स्मोक है, उसकी वजह से जो है वो एलर्जी बढ़ सकती है। जिन लोगों की आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, बाहर अब हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उतना अच्छा नहीं रहा बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड डस्ट और स्मोक वगैरह जो है, गाड़ियों की जो धुआं वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है एलर्जी को ट्रिगर करती हैं। मेडिसिन से ज़्यादा बेहतर है कि अगर किसी को भी एलर्जी है तो वो अपना कॉज खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे कि किस कंडीशन में उसकी आंखों में रेडनेस ज़्यादा आ जाती है या एलर्जी ज़्यादा हो जाती है, और उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। आंखों को जनरली ज़्यादा उनकी केयर करें, उन्हें वॉश रखें। आप दिन में 3-4 दफ़ा अच्छे तरीके से जिस वक्त भी चेहरा धोते हैं आंखों को वॉश करें साथ,
उनको उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर हम फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय हम मेडिसिन या ड्रॉप्स की तरफ और उस तरफ जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अक्सर एक बड़ा टोटका बड़ा कॉमन सुना हुआ है, आई डोंट नो इफ़ यू एग्री और डिसएग्री, आप डिटेल उसकी बताएंगे। आंखों में जब भी कोई एलर्जी होती है या आंखों में खुश्की होती है या आंखों में अगर तकलीफ होती है, इचिंग होती है, तो अक्सर टोटका बहुत सारे लोग करते हुए दिखाई देते हैं कि आंखों में अर्के गुलाब पानी या उसके ड्रॉप्स यूज़ करने चाहिए, जो कि यूजली हमारे यहाँ ऑर्गेनिक बहुत ही कम होता है। इज़ इट सेफ? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो अक्सर ये बताते हैं कि जी आंखों में कोई प्रॉब्लम हुई थी और हमने अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया था। अच्छा देखिए, अर्के गुलाब में जो है वो बेसिकली अगर उसकी हम उसके केमिकल्स को स्टडी करें या उसमें बेसिकली स्टीरॉइड्स शामिल होते हैं, नेचुरल स्टीरॉइड्स होते हैं। और स्टीरॉइड एक ऐसा मादा है या ऐसा केमिकल है जो सोजिश को ख़त्म करता है। तो शॉर्ट टर्म में या वक्ती तौर के ऊपर कुछ टाइम के लिए तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन अगर जिन लोगों को मुस्तकिल डालने की आदत है उनके लिए हमारी रिकमेंडेशन यही है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। लंबे टाइम के अंदर या लंबे अरसे के अंदर इससे आंखों में काला मोतिया और इस तरह की कई और बीमारियां होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चों को जो मोटे चश्मे लगे होते हैं, क्या उसकी एक वन ऑफ द मेन रीज़न कि हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं या उनकी जो गेमिंग है एक्टिविटीज़ वो भी इंडोर है, फ़ोन कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्या ये एक वजह है, या जेनेटिकली जो ट्रांसफ़र हो रही हैं डिजीज़ेस, क्या वो ज़्यादा एक बड़ी रीज़न है? देखिए, किसी भी चीज़ के जो इंसिडेंस है या उसकी जो प्रेवलेंस है या उसके बढ़ने के अंदर कोई एक चीज़ कभी भी सोल रीज़न नहीं होती है, मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि जेनेटिक्स जो है वो यकीनन एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा किसी हद तक जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, और इसके बारे में बाकायदा स्टडीज़ मौजूद हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज़ आँखों की सेहत और ख़ास तौर पे ग्रोइंग एज के अंदर छोटे बच्चों में जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और आँखों की हेल्थ के लिए अच्छी हैं। तो यकीनन जो आउटडोर से इंडोर शिफ्ट हुआ है उससे भी आंखों के ऊपर असर आ रहा है। और फिर जो ये भी प्रूवन चीज़ है कि जो नज़दीक की एक्टिविटी है वो जितनी ज़्यादा होगी, आपको एक छोटी सी मिसाल देने के लिए मैं कहता हूँ, अक्सर हमने देखा है कि जो फाज़े कराम हुआ करते थे उनके बारे में मशहूर था कि ये हाफिज़, इसको ऐनक लगी हुई है। तो ये एक मेडिकल फैक्ट है कि जब आप ज़्यादा देर के लिए नज़दीक का काम करते हैं तो उससे आंखों पे दबाव आता है और उससे आंखों का नंबर पैदा होने या आंखों का जो ग्लासेस का या रिफ्रैक्टिव एरर पैदा होने का रिस्क वो यकीनन बढ़ जाता है। या जिन लोगों का डेस्क वर्क ज़्यादा है, कंप्यूटर वर्क ज़्यादा है, उनके लिए भी जो है वो देखिए उसमें दबाव ज़रूर आता है, लेकिन हमें ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि जो ग्रोइंग एज है, बच्चों के जो ग्रोथ है उसमें, और जब आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है यानी बड़े जो हजरात हैं उनमें इसका रिस्क इस तरीके का नहीं है जिस तरह बच्चों में है। बच्चों में ये रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही होती है और रिस्पॉन्ड करती है उन तमाम चीज़ों को जो उसके सराउंडिंग में मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना हम में से बहुत लोगों की एक कॉमन प्रैक्टिस है। नींद ना आने की भी अक्सर एक बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है कि हम अंधेरे कमरे में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। उसका कितना ख़तरनाक असर होता है हमारी आई साइट पर, हमारे विजन पर? देखिए इसमें जो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि इसमें इसका ना सिर्फ आंखों के ऊपर बल्कि इसके ब्रेन के ऊपर भी कोई बहुत अच्छे असरात नहीं हैं। ना सिर्फ इससे स्लीप डिसऑर्डर्स और नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, बल्कि यकीनन जैसे आपने जिक्र किया है कि आंखों के ऊपर तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और अक्सर यही देखा गया कि आप जिस वक्त रात को अगर कोई डिवाइस यूज़ करते हैं तो आप बैठ के नहीं, आप बल्कि लेट के, क्योंकि आप सोने के लिए लेटे हुए हैं तो उस वक्त अक्सर लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उससे और ज़्यादा एनहांस हो जाता है जो उसका हार्मफुल इफेक्ट है। प्लस जो आपकी स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस अगर अंधेरे में इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉमन डे लाइट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को बढ़ाती हैं आँख के ऊपर, तो यकीनन इससे परहेज़ करनी चाहिए। और इसमें अब जो नेक्स्ट स्टडीज़ हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और ब्लू लाइट इसकी तरफ जा रही हैं। इसके बारे में भी ये चीज़ प्रूवन है कि ब्लू लाइट जो है वो आँखों पे और आँख के पर्दे पे लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे असरात नहीं डालती है। अच्छा। तो लॉन्ग टर्म में जो आंखों की पर्दे की बीमारियां हैं उनके बढ़ने का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है अगर हम ब्राइट लाइट और ब्लू लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ब्रेक की जाने बढ़े हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुछ टैलेंटेड बच्चों से जनाब नियो पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, और इन बच्चों के कारनामे क्या हैं और मार्के क्या हैं वो हम आपको बताएंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान के होनहार तालिब इल्मों नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक है गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट से, और दो स्टूडेंट्स जिनका नाम है इरम इफ्तिखार और बिलाल ताहिर, जिनकी टीम फॉक्सट्रॉक्स ने रिमोट कंट्रोल तैयारा बनाया है, मुल्क का नाम रोशन किया है और जनाब UAS चैलेंज कंपटीशन जीत लिया है। इस कंपटीशन में सिर्फ वाहिद यही टीम थी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट थे वो बैरून मुल्क से थे। ज्यादातर जो ताल्लुक जिनका था उनका UK के उम्मीदवार थे। तो जनाब बहुत बहुत मुबारकबाद भी हम देंगे हमारे इन जो पाकिस्तान के जो नौजवान है, जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, जो अपनी फील्ड में इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ शो में मौजूद हैं जनाब बिलाल और इरम, उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो इरम आपको, बिलाल आपको, और हमें अपने इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में तो बताओ। जो रिमोट कंट्रोल तैयारा आपने बनाया है उसके बारे में बताओ। थैंक यू फॉर हैविंग अस। हमारी बेसिकली जो टीम फॉक्सट्रॉट है वो एक ऑटोनोमस UAV बनाती है। बाय ऑटोनोमस यू मीन कि आपका जो प्लेन है उसको ह्यूमन एड कोई नहीं चाहिए होती। इट टेक्स ऑफ ऑटोमेटिकली, सही है। इट ड्रॉप्स द एड पैकेज। एड पैकेज में होता है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं भी कोई डिज़ास्टर है, जैसे कोई फ्लड आ गया और वहाँ लोग फंसे हुए हैं और उन्हें आपने वहाँ एड पैकेज प्रोवाइड करना है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप एक ह्यूमन जो एड है वो नहीं जा, फॉर एग्जांपल कोई तंग एरिया जहाँ आपका हेलीकॉप्टर रीच नहीं कर सकता, तो उधर आपका जो प्लेन है वो हमारा ऑटोमेटिकली टेक ऑफ करेगा। उसको जहाँ बताया जाएगा कि इधर आपने अपना एड पैकेज ड्रॉप करना है, वो उधर एड पैकेज ड्रॉप करता है एंड देन इट लैंड्स ऑटोमेटिकली। तो जितना हमारा प्रोसेस है सारा ऑटोनोमस है, इसमें कोई ह्यूमन एड कुछ भी नहीं चाहिए हमें। जी अच्छा बिलाल, इरम, मुझे बताओ कि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिर्फ पाकिस्तान से आप दोनों का ही ताल्लुक था आपकी टीम का, बाकी सारे UK बेस्ड थे या दूसरे ममालिक से उन तमाम अफराद का ताल्लुक था? आपका जो प्रोजेक्ट है वो बाकी टीम्स के प्रोजेक्ट से किस तरह से डिफरेंट था? जी बेसिकली हमारा ये होता है कि हम अपना पूरा जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो स्क्रैच से डिज़ाइन करते हैं, और हमारे एयरक्राफ्ट में इस दफ़ा ये बात थी कि वो ग्लाइड कर सकता था, जिसका मतलब ये होता है कि वो बहुत स्लो स्पीड पे भी एयर में रह सकता है और वो स्टॉल नहीं करता, जिसकी वजह से हमें हमारे डिज़ाइन के ऊपर और जो हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन की थी उसके ऊपर हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिले। ऑल्दो कोविड की वजह से इस दफ़ा हम लाइव इवेंट में नहीं जा पाए, लेकिन जो वर्चुअल इवेंट हुआ था उसके अंदर हमने इतने पॉइंट्स लिए कि हमारी 5th पोजीशन हमने सिक्योर की। अच्छा, थोड़ा सा हम इस कंपटीशन के बारे में बताओ। कितनी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और ये कंपटीशन में अप्लाई कैसे किया? ये जो आप अप्लाई करते हैं दिस इज़ ऑनलाइन प्रोसेस। बेसिकली जो चैलेंज है दिस इज़ अरेंज्ड बाय द IMACI। चैलेंज का नाम है USA चैलेंज। तो उसमें बेसिकली आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, जिसमें आपने 10 मेंबर्स की आपने रजिस्ट्रेशन भेजनी होती है फ्रॉम द टीम। काम्स पे पूरी हमारी टीम करती है टू मेक अ प्लेन। जो प्लेन कैपेबिलिटी जो हमें वो चैलेंज की जो एक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि चैलेंज हमारा होता है UK में, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा प्लेन होता है इट शुड बी डिसअसेंबल्ड ताकि वो ट्रैवल हो सके। तो हमने उसे डिसअसेंबल करना होता है, हमें ऐसा प्लेन बनाना होता है कि जो डिसअसेंबल भी हो जाए और जहाँ जब हम जाके चैलेंज शुरू होना है तब हम उसे दोबारा असेंबल कर लें। तो हम जब रजिस्टर करते हैं तो हमें 10 मेंबर्स की रजिस्ट्रेशन भेजनी होती है थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। तो ये इसका सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन। अच्छा बिलाल, कितना टाइम लगा ये सारे प्रोजेक्ट को, इस नई इनोवेशन को ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस करवाने के लिए? बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत सारी हफ्ते महीने लगे होंगे, कितनी स्ट्रगल करना पड़ी इसके लिए? इसमें जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है, क्योंकि द चैलेंज, इसका आइडिया आप ऐसा लगा सकते हैं कि द चैलेंज स्टार्ट्स फ्रॉम अगस्त। ठीक है, अभी अगस्त के एंड तक हमें जो हमारा नेक्स्ट ईयर का चैलेंज है
2022 उसकी हमें रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी कि हमें उस चैलेंज में रूल्स आ जाएंगे। तो उन रूल्स की बेसिस पे हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो सितंबर से शुरू करेंगे एंड इट गोज़ ऑन टिल जून। तो ये हमें इतना लंबा फ्रेमवर्क चाहिए होता है टू डेवलप, क्योंकि हमने अपना जो प्लेन है वी नीड टू मेक इट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, हमने उसको डिज़ाइन खुद करना है, हमने उसको फैब्रिकेट खुद करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑटोनमस कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसके अंदर, तो उन सारी जो कैपेबिलिटीज़ उनको डेवलप करना वो हम पे। सेकेंडली जो हमारी जो प्रोजेक्ट की सबसे एक आई कैचिंग बात यह है कि हमारी प्रोजेक्ट के अंदर इमेजिंग सिस्टम्स होते हैं। इमेजिंग सिस्टम्स का मतलब ये है कि आपको चैलेंज में रिक्वायर होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एरिया है उसका आपने अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जैसे ABCD होता है, आपने वो डिटेक्ट करना है। तो हम वो थ्रू कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क उसको डिटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो इमेजिंग सिस्टम्स होती है इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है, क्योंकि दिस रिक्वायर्स इंटेंसिव प्रोग्रामिंग, और हम उसके थ्रू हम अपना सिस्टम डेवलप करते हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, अब बिलाल, जब आप ये प्रोजेक्ट सारा इस पर यू वर्किंग ऑन इट, तो आपके जो टीचर्स थे, जो आपकी फैमिली थी, उनका भी इतना सपोर्ट रहा, इतना ही कॉन्फिडेंस आपको रहा कि आप ये कॉम्पिटिशन जीत लोगे? जी, वी वर प्रीटी कॉन्फिडेंट, जाहिर सी बात है। ये लाइक दे वर द प्रेयर्स ऑफ माय पेरेंट्स। सही है। उसके अलावा हमारे पास जो यूनिवर्सिटी से देयर इज़ एन एडवाइज़र असाइंड टू अस, जो हमें थ्रू आउट द प्रोसेस हेल्प करते हैं टू डिज़ाइन और प्लेन। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे सीनियर बैचेस हैं वो दे ऑल्सो हेल्प अस, बिकॉज उन्होंने पिछले सालों में भी US चैलेंज में पार्टिसिपेट किया हुआ, तो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो दे ऑल्सो हेल्प अस इन दिस प्रोसेस सो दैट इट गोज अलोंग स्मूथली। अच्छा इरम, मुझे बताइएगा ह्यूमन एड के लिए किस तरह से प्रैक्टिकली ये जो आपका प्रोजेक्ट है या जो रिमोट कंट्रोल तैयारा है, इसको आगे इन प्रैक्टिकल फील्ड किस तरह से ये पॉसिबल होगा? पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे नेचुरल कैटास्ट्रफीज़ बहुत आम हैं, अभी हमने देखा जैसे इस्लामाबाद में भी अर्बन फ्लडिंग हो गई थी, और पिछले साल भी कराची में हमने देखा कि अर्बन फ्लडिंग हुई थी। इसी तरह अर्थक्वेक्स जब आते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह में होती हैं जहाँ पे ह्यूमन रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुँच पाती, क्योंकि या तो लैंडस्लाइडिंग हो जाती है या वो एरिया एक्सेसिबल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में जो ये ड्रोन्स होते हैं और ऑटोनमस जो सिस्टम्स हैं, ये ऑटोमेटिकली और बहुत कम टाइम में एड पैकेज आपका डिलीवर कर सकते हैं आपके विक्टिम्स को। इस तरह हम बहुत सारे लोग जो स्टारवेशन से मर जाते हैं या फर्स्ट एड ना पहुंचने की वजह से मर जाते हैं, उनको बचा सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, सबसे मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट क्या था इस पूरे प्रोजेक्ट का? वैसे तो थ्रू आउट द प्रोसेस ही हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और इस साल तो स्पेसिफिकली कोविड ने हमें काफ़ी परेशान किया, क्योंकि हमें जैसे पता है कि यूनिवर्सिटीज़ क्लोज। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द शो जनाब। और प्रोग्राम में सेगमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं, और अभी जो हम बात करने वाले हैं, एक बहुत कॉमन रवैया हम देखते हैं हमारे यहाँ। अम्मियाँ जो हमारी होती हैं, आपको पता है कि वो बड़ी किफ़ायतशार होती हैं और बड़ी चीज़ों को संभाल कर रखने वाली होती हैं। बड़ी अच्छी बात है, किफ़ायतशार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन समटाइम हम देखते हैं कि किफ़ायतशारी जो है, ये जो समझदारी जो है, ये सेहत को नुकसान पहुँचा रही होती है। और अम्मियों को मैंने देखा है कि घर में एक तो प्लास्टिक के डब्बे जमा करने का बड़ा शौक होता है। अगर कहीं से खाना आ गया या कहीं पर चला गया है तो खास पैगाम जाते हैं कि भाई डब्बे जो है वो महफूज तरीके से वापस आ जाने चाहिए। और इसी के साथ साथ एक और बड़ा खास जो प्यार होता है वो पानी की बोतलों से होता है। तो हम ये नहीं जानते कि जो पानी की बोतलें हैं, इनका जो देर तक, खासकर प्लास्टिक की जो बोतलों का इस्तेमाल है, ज्यादा देर तक या कम देर तक, हमारे एक्सपर्ट ही बताएंगे कि कितना नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, जब प्लास्टिक की बोतल वाला पानी हम अक्सर मार्केट से इस्तेमाल करते हैं या खरीदते हैं, तो उस पर एक जुमला लिखा होता है, आपने देखा होगा अक्सर या नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। उस पर लिखा होता है क्रश बॉटल आफ्टर यूज, यानी कि इसको इस्तेमाल के बाद, पानी पीने के बाद फौरन ट्रैश कर दिया जाए। ट्रैश से पहले इसको क्रश कर दिया जाए, यानी कि इसको बिल्कुल वेस्ट कर दिया जाए। यूजुअली हम में से ये कॉमन प्रैक्टिस बहुत सारे लोगों की नहीं है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक प्लास्टिक की बोतल पर इतने जरासीम होते हैं जितने आपकी एक टॉयलेट सीट पर होते हैं।
तो जनाब इस पर ज़रा बात करेंगे कि इस बात में कितनी हकीकत है। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है, किसी भी तारुफ के मैं समझती हूँ कि मोहताज तो ये जनाब है नहीं, ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, सालों से अपना तज्जिया ये पेश कर रहे हैं। तो आज हमने इनको तकलीफ दी है, थोड़ी सी दिक्कत दी है मोहसिन साहब कि हम आपको जो है वो आज शो में बुलाएं ताकि आप लोगों को बता सके कि बात वैसे हकीकत है इसमें कितनी कि जो प्लास्टिक की बोतल है उस पर एक टॉयलेट सीट से भी ज्यादा जरासीम होते हैं। हैरतअंगेज बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नबिया, आपका शो बहुत अच्छा होता है और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आप मुझे इनवाइट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी तरफ कि इन बॉटल्स की तरफ। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो मुख्तलिफ अच्छी कंपनियाँ जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं उनमें ऐसा इशू कोई नहीं है, उस वक्त तक नहीं है जब तक वो पैक है। ठीक, लेकिन अगर आपने उसको मिस हैंडल किया, जैसे अभी आपने बात की है कि अगर उसको आपने गाड़ी में रख दिया है और गाड़ी में इतनी ज़्यादा धूप होती है, अब तो हमारी खैर वो कैसेट्स वगैरह आनी बंद हो गई हैं, अदरवाइज आपको याद होगा कि गाड़ी में कैसेट्स पड़ी होती थी तो वो सुखड़ जाती थी, टेढ़ी हो जाती थी। इसी तरह यही पानी की बोतल अगर गाड़ी में पड़ी हुई हैं और ये उसमें ये भी श्रिंक हो जाती हैं। भट्टी साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि कल का ताज़ा पानी है, साफ पानी है, और अगर एक दिन बॉटल गाड़ी में मौजूद है तो इट्स फाइन। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि होता ये है कि ये जो बॉटल्स होती हैं, इन बॉटल्स को जब पैक करते हैं वो लोग, तो ये इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना हाईटेक निज़ाम होता है कि इसमें जो अच्छा ब्रांड है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है पूरी, वहां पे शायबा तक नहीं होता कि इसमें किसी किस्म का भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ऐड हो जाए। और एंड पे जब ये पैक करते हैं तो इसके बाद O3 की एक ऊपर वो भी फिलिंग करते हैं। आपने कई बार बॉटल खोली होगी तो उसमें से गैस निकलने की आवाज आती है, वो बेसिकली O3 की मौजूदगी होती है। अब वो O3 की मौजूदगी में कोई, क्योंकि अब पानी के और कैप के दरमियान में वो O3 मौजूद है और बॉटल टोटली सील बंद है, उसमें किसी किस्म का भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आपने उसको धूप में रख दिया, ठीक है, अब इसका जो पेट बॉटल का जो मटेरियल है, ये जब धूप में पड़ा रहेगा ज्यादा देर तो उसमें एंटीमनी के अखराज का इम्कान बढ़ जाता है। गॉट इट। ठीक, फिर कुछ बॉटल्स होती हैं, कुछ कंपनियां सस्ते के चक्कर में ऐसी बॉटल्स बनाती हैं जिसमें BPA मौजूद होता है, बिस्फेनॉल A। ठीक, अक्सर बॉटल्स पे लिखा होता है BPA फ्री। जी, जो BPA फ्री है वो तो सेफ है। अच्छा, जो BPA फ्री है वो भी नहीं गाड़ी में रखी जाएगी? हाँ, गाड़ी में वो भी नहीं रखनी चाहिए, गाड़ी में चाहे जितनी मर्जी में। डायरेक्ट सनलाइट के लिए वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो पड़ी भी रह गई है तो कम नुकसानदेह है। लेकिन अगर वो बॉटल खुल गई है, एक बार खुल गई है, जैसे ही खुली है अब उसमें से O3 तो निकल गई है। ठीक, अब उसके अंदर हवा में मौजूद जो सल्फर भी है, जो बैक्टीरिया भी है, वो उस पानी के अंदर दाखिल हो जाएंगे, आपके मुंह से भी दाखिल हो सकते हैं। ठीक, अब उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरिया की ग्रोथ शुरू हो गई है। ठीक ठीक, और अब जो है उसको अगर आप ज्यादा देर के लिए पड़े रहने देंगे तो वो नुकसानदेह है। आपने उसको इस्तेमाल करना है तो फौरन पी ले, फिर उसके बाद ये नहीं है कि वहां पे आप उसे कई दिन रख छोड़े। और जो बात आपने की है कि घरों में रखने वाली, तो घरों में आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो बॉटल्स हैं, इनका जो बॉटल नेक है वो तंग होती है। ठीक, इसकी प्रॉपर वॉशिंग नहीं हो सकती है और अक्सर तो समटाइम तो गहन आ जाती है कि हम देखते हैं कि जो बॉटल अंदर से है वो अपना कलर ही चेंज कर चुकी होती है, जो ग्रीन कलर की क्या हम उसको कहेंगे, काई आ जाती है जी, तो वो भी लोग इसी तरीके से पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अंदर इतनी मोटी तय होती है मैल कुचैल की, और उसके अंदर अरबों की तादाद में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और वायरस उसमें हो सकते हैं। अब वो वाला पानी आप पिए जा रहे हैं और फिर आप तवक्को करते हैं कि आप सेहतमंद रहेंगे। अच्छा, अगर आप बाद ये बॉटल्स रिप्लेस हमें कर देनी चाहिए। देखें, जैसे ही आपको लगे कि अब उसकी सफाई नहीं हो रही है तो फौरी तौर पे उसको आप डिस्कार्ड कर दें। ये ना करें कि उसको आप फिर भी यूज करते हैं। आप चाहे अच्छे से अच्छा ब्रांडेड फिल्टर वाटर ले आए,
क्योंकि एक तो मैं आप ये मिसकंसेप्शन दूर करूं कि ज्यादातर हमारे जो ब्रांड्स हैं वो मिनरल वाटर नहीं है, जिनको हम मिनरल वाटर समझते हैं, इवन समझते हैं वो भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद भी नहीं लिखा हुआ कि हम मिनरल वाटर है। हम हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लेबल गौर से नहीं पढ़ते हैं। हम जब लेबल गौर से पढ़े तो वो कंपनियां खुद नहीं कहती हैं कि हम मिनरल वाटर हैं। सिर्फ 1 या 2 कंपनियां ऐसी हैं पाकिस्तान में जो मिनरल वाटर देती हैं, बाकी तो सारे फिल्टर्ड वाटर हैं। बिल्कुल ठीक। अब नो डाउट वो पानी सेफ है, ठीक है, लेकिन हम उनको मिनरल वाटर ना कहा करें। लेकिन अब वो वाला पानी भी हम ले आए हैं, ला के अगर हमने किसी ऐसे वाटर कूलर में रख दिया है कि बड़ी बोतल में से निकाला है और उस कूलर में रख दिया है और वो कूलर साफ नहीं है, तो हमें उस फिल्टर्ड वाटर का कोई फायदा नहीं है। हमें वो पैसे जाया नहीं करने चाहिए। आपने बड़ी टेक्निकल और बड़ी खूबसूरत बात की है। मैंने लोगों को ऐसा भी देखा है जो अक्सर हम शादी ब्याह पर जाते हैं, किसी जगह पर अगर गैदरिंग होती है तो हम डायरेक्ट टिन को या बॉटल्स को खोलते हैं और मुंह लगाकर हम पी लेते हैं और हम ये भी नहीं सोचते कि इसके बाहर भी कितने जरासीम मौजूद हो सकते हैं। तो फिर अंदर की बातों पर मेरे ख्याल से लोग जानते हैं, इन बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन अमल नहीं कर पाते। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, मैं चाहूंगी कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊं और मैं जरूर इसके ऊपर बात करूं। वो कॉमन प्रैक्टिस ये कि जब गर्मियां हमारे यहाँ होती हैं तो तंदूरों पर हम देखते हैं कि जनाब रश बड़ा ज्यादा लग जाता है और भाई बड़े अच्छे भी लगते हैं दोपहर के सालन के साथ नान रोटी भी। लेकिन जो एक प्रैक्टिस है बड़ी आम है वो ये है कि रोटी या नान जब भी बाजार से तंदूर से लाया जाता है तो वो प्लास्टिक के शॉपर में अच्छे से रैप करके गरम गरम रोटी की हीट भी निकल रही होती है और थोड़ी सी जो है वो भाप भी शॉपर के साथ चिपक चुकी होती है। तो ये भी सेम उतना ही नुकसानदेह है? जी बिल्कुल उतना ही नुकसानदेह है। मैं इससे पहले सिर्फ एक छोटी सी बात करके पिछले वाले जुमले को मैं मुकम्मल करूं कि अगर हम वो फिल्टर्ड वाटर अच्छे से अच्छा भी ले आए, लेकिन ला के हम उसमें बाजारी बर्फ डाल दें, ठीक, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने बर्फ बनानी है वो बर्फ कौन सा उन्होंने को फिल्टर्ड वाटर से बनानी है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद जहां पे बर्फ बनती है वहां पे आप यकीन करें कि वो रस्टेड कंटेनर्स हैं जिसमें बर्फ बन रही है, उनके ऊपर जो उनको ढांपने के लिए जो लकड़ी के तख्ते रखे हुए हैं, अब वो तख्तों के अंदर अरबों की तादाद में, ये भी एक अलग टॉपिक है बहुत बड़ा जी, और उसके ऊपर जूतियां पहन के लोग चल रहे हैं और वो जूतों से पानी रिश्ता अंदर जा रहा है। तो और फिर जिस पिकअप में आनी है वो बर्फ, अब आप अंदाजा लगाएं कि वो पिकअप फर्ज किया वो सुबह जानवरों का गोश्त उसमें सप्लाई हुआ है और उसके बाद दोपहर में उसमें बर्फ सप्लाई हुई है या उसमें कोई और इस तरह की कोई गंदी शय उसमें गई है कि जिसमें जरासीम हो सकते हैं, तो उसमें अगर बर्फ आई है तो वो सेहत बख्श नहीं रह जाएगी। अच्छा सर जी, रोटी वाले अब आ जाइए। अब ये वाला जो मामला है ये सिर्फ शॉपिंग बैग तक महदूद नहीं है, इसमें शॉपिंग बैग भी हैं। अगर वो अखबारी कागज में लपेट के देते हैं तो भी नुकसानदेह है, क्योंकि अखबार जो है ये उनके पास इस्तेमाल शुदा वो वाला आना है जो हमने बैकयार्ड में रखा हुआ है, जहां पे उसमें कई किस्म के वायरस और जर्म्स उसमें ऐड हो चुके हुए हैं। वो वाला अखबार प्लस उसमें अखबारी इंक फूड ग्रेड नहीं है, उसमें अगर गरम गरम रोटी जाएगी उसके साथ इन कांटेक्ट होगी तो वो भी नुकसानदेह हो जाएगी। और अगर शॉपिंग बैग में आई है और अगर उसमें आपने गरम गरम चाय डाल ली है, गरम गरम सालन डाल ली है, गरम गरम निहारी और गरम गरम चने, गरम गरम शोरबा, तो वो सारा कुछ उसमें आप देखें कि जैसे ही ये इतना थिन प्लास्टिक होता है कि हल्की सी हीट पे सुखड़ जाता है, तो जब इतना हाई टेम्परेचर पे उसके साथ जाता है तो वो प्लास्टिक उसके अंदर शामिल हो जाता है, वो कैंसरियस हो जाता है। फिर इसके अलावा आप ये देखें कि आजकल बहुत ज्यादा रिवाज चला हुआ है, हमारे स्टाइरोफोम के पैकिंग बॉक्स है जिसमें हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा के लेके आते हैं। आप उसको किसी दिन दूर रखें उसे आग, ये कंटेनर है और यहां पे आप आग रखें, आप देखें वो सुखड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक, और उसमें जब हम डाल देंगे और वो जो है वो इसके अंदर शामिल होगा तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता वो इनहेल कर रहे हैं
चाहे माइक्रो लेवल पे ही हमारे अंदर जा रहा है, लेकिन वो डिपॉजिट हो रहा है। और यही जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैंसर का बायस भी बनती हैं, ये बेटे की तबाही का बायस भी बनती है। साहब की जो कैंसर है वो क्यों इतना आम और इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे माशरे में। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बहुत जरूरी था। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ आ चुकी, क्योंकि समझ आप लोगों को है लेकिन अमल नहीं करना, बात नहीं माननी बस आपने। लेकिन मानिए अगर आपको अपनी सेहत से, अपनी जिंदगी से प्यार है। जनाब ब्रेक की जाने बढ़े, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और बड़ा जनाब इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, क्योंकि जिस शख्स से मैं आपकी, जिस नौजवान से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, ही इज़ अ वेरी एडवेंचरस पर्सन। और भाई बहुत कम उम्र में, 19 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का एजाज़ रखते हैं और पाकिस्तान में एक नई रिकग्निशन जनाब मिल रही है। और मैं आपको बताऊं कि 19 साल शहरोज़ काशिफ से हम पहले भी नियो पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवा चुके हैं। और जब पहले मुलाकात हुई थी तो शहरोज़ ने हमें बताया था कि वो आफ्टर 1 मंथ माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, वो सर करने जा रहे हैं। एंड ही इज द यंगेस्ट पाकिस्तानी जिन्होंने ये चोटी जो है वो सर की, पार की और जनाब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्योंकि माउंट एवरेस्ट को सर करने के बाद इन्होंने फौरन जो है जनाब K2 को भी सर किया, वहां तक भी पहुंचे और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है कि पाकिस्तान के ये जनाब यंगेस्ट नौजवान हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में ये एजाज अपने नाम किया है। और इससे पहले ब्रॉड पैक भी सर कर चुके हैं, लोग इनको जनाब ब्रॉड बॉय के नाम से भी जानते हैं। वेलकम टू द शो शहरोज़, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है शहरोज़, बड़े फ़ख्र की बात है हम तमाम लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि इतनी कम एज में आपने जो है वो इतना बड़ा मार्का सर किया है। कैसा फील हो रहा है आपको अभी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील हो रहा है। मैंने बचपन से ही जो है वो मेहनत शुरू की थी इसके लिए। स्टार्ट क्लाइंबिंग व्हेन आई वाज 11 इयर्स ओल्ड, तो उससे जो है वो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ मेरा 3000 मीटर की चोटी से। और आई वाज ऑलवेज स्लो एंड स्टडी। किसको देख के शौक हुआ तब? मुझे माउंटेन्स को देख के शौक हुआ। मैं जो ये क्रेडिट जो है वो एक माउंटेन को ही देता हूँ, क्योंकि वही मेरे लिए एक वो सवाल बना कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है कि लोग जो है वो माउंटेन के टॉप पे जाते हैं और जो है वो ऐसा ऊपर क्या है। तो जब मैं गया देयर वाज नथिंग, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट थी। और वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है आज दुनिया की बुलंद तरीन चोटी भी दिखा दी, दुनिया की मुश्किल तरीन चोटी भी दिखा दी। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अभी जो है आपको लोग ब्रॉड बॉय के नाम से भी जानते हैं, इसके पीछे क्या कोई स्टोरी है, कोई कहानी है? इंस्टाग्राम पे भी आपका जो हैंडल है वो इसी नाम से है, तो ये क्या वजह है? मैंने 2017 में ब्रॉड पीक को सर किया था। 2017 में? सॉरी 2019 में। यस, सॉरी फॉर करेक्टिंग मी। 2019 में ब्रॉड पीक को सर किया था मैंने। तो आई वाज द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू समिट ब्रॉड पीक। आई एम स्टिल द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू समिट ब्रॉड पीक। तो मेरी लाइफ पे जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी उस वक्त। उसका नाम रखा था द ब्रॉड बॉय के नाम से, और उसका हमने प्रीमियर किया था और सब कुछ। एक काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी हमने। तो तब से एक टाइटल स्टार्ट हुआ और आज इंटरनेशनल लेवल पे लोग जो है वो शहरोज़ को कम द ब्रॉड बॉय को ज़्यादा जानते हैं, पहचानते हैं और प्यार देते हैं। अच्छा, हम तमाम लोगों को पता है पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी थी जब अलीसद पारा का इंसिडेंट हुआ, और आप तब हमारे शो पर आए भी और सारी गुफ्तगू भी हुई और आपने हमें सारे इस एडवेंचर के बारे में बताया। उसके तकरीबन 1 महीने के बाद आप शायद इस ट्रैवल पर चले गए थे। मोराल कहीं पर डाउन नहीं हुआ जब एक इंसिडेंट इतना ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है, लोगों के जज्बात बन जाते हैं, और उसके बाद आपने माउंट एवरेस्ट एंड देन फिर फौरन आप K2 के लिए चले गए? इसने स्ट्रॉन्ग किया आपको मजीद? आई थिंक सो कि हमें हर चीज़ के अंदर जो है ना वो कोई पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। उनका मैसेज क्या था बेसिकली? उनका मैसेज माउंटेनियरिंग को प्रमोट करना था पाकिस्तान के अंदर। तो अगर वही उनके ही जाने की वजह से जो है वो हम लोग घरों में बैठ जाएंगे, तो आई थिंक सो कि दिस इज नॉट द मैसेज। अच्छा, ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था K2? K2 is way more difficult than any mountain. मैंने तौबा की है, आई विल नेवर गो अगेन। अच्छा,
K2 is way more difficult than any mountain. आप जो है वैसे तो कोई 8000 का कंपैरिजन नहीं होता है, हर माउंटेन की अपनी मुश्किलात होती है, लेकिन K2 is way more difficult than anything. माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा जो कि बुलंद तरीन सबसे मुश्किल है, इन 14 के 14 में से सबसे मुश्किल K2 है। और ऊपर से पत्थर आते हैं, स्नो वो स्लाइड्स आती हैं, एवलांच होता है। इसके अंदर एक जगह है, हाउस चिमनी है, वो एक 90 डिग्री की बिल्कुल इतनी सी जगह है जहाँ पे एक पूरे बंदे ने गुजरना है ऊपर। अच्छा। उसके बाद ब्लैक पिरामिड आते हैं, उसके बाद शोल्डर आता है, उसके बाद बॉटल नेक आता है। बॉटल नेक इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट। वहाँ पे 8400 पे 8300 पे आपको ट्रेवर्स जाना पड़ता है, और वो इतना बड़ा एक आइस बोल्डर है जो कभी भी गिर सकता है नीचे, और अगर वो गिर गया तो नो चांस, 1000 बंदा भी होगा, 1000 का 1000 गया। कैसे सेफ्टी को जो है वो यकीनी बनाया जाता है, ये सारी चीज़ों को जो आप बता रहे हैं? देखिए यकीनी तो आप किसी चीज़ को नहीं बना सकते, हर लम्हे खतरा है, हर लम्हा ही खतरा है, लेकिन जो एक्सपर्टीज है आपकी, आई थिंक सो कि आप उस पर बिलीव रख सकते हो। जिस तरह आपने अगर एक कैराबिनर एक रोप पे लगाया है और अगर आपने आइस स्क्रू बिल्कुल ठीक लगाया तो वो नहीं निकलेगा। तो हम लोग कहते हैं माउंटेनियरिंग खतरा है, माउंटेनियरिंग खतरा है। अगर आप एक्सपर्ट होंगे इसके अंदर, अगर आप टेक्निकल होंगे इसके अंदर, तो आपको पता होगा कि मैंने कौन से एंगल पे क्या चीज़ लगानी है, इस एंगल पे वो नहीं निकलेगी। शरोज, कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ हो, कोई बड़ा खतरनाक कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई यादगार वाकया हुआ हो K2 के लिए या माउंट एवरेस्ट, दोनों में से किसी भी? कैमन पे जब मैं ऊपर जा रहा था तो कैमन के बिल्कुल करीब मेरे इस जगह पे आके एक पत्थर लगा था और मैं बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था उस वक्त। I think I saw your video that on social media. क्या हुआ था फिर? मुझे एक पत्थर आके लगा था। अच्छा। बिल्कुल इस साइड पे, और मैं बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था, मेरी आंखों के सामने ब्लैक हो गया था बिल्कुल। और फिर अगले दिन हमने डिसाइड किया कि हम कैम 1 से कैम 2 नहीं जाएंगे, कैम बेस कैम वापस आएंगे। That was my first acclimatization, and I think it was a good sign from और जब आप वहाँ पर पहुँच गए, वो अचीव कर लिया, पाकिस्तान का झंडा लग गया, वो फील क्या थी, वो शेयर करें हमारे साथ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मतलब ड्रामेटिकली हट के उस वक्त इंसान इतना थका होता है कि उनको कुछ पता नहीं होता कि व्हाट दे हैव अचीव्ड और समथिंग लाइक दिस, यू नो। वहाँ पे गए हैं, बस 10 मिनट ठहरे हार्डली, और उसके बाद दोबारा नीचे वापस आ गए हैं। अच्छा शहरोज, आपने इससे पहले हमें बताया था जब आप लास्ट टाइम हमारे शो में आए थे कि जब आप पहाड़ चढ़ने के लिए, उसको सर करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप उसके आगे सरेंडर कर जाते हैं और कोई दुआ मांगते हैं। तो मैं चाहूँगी ज़रा वो भी शेयर करें, क्या तरीका है या वो क्या कहानी है? देखिए पहाड़ जो है ना बेसिकली वो पहाड़ जो है, माउंटेनियरिंग इट्स नॉट अ गेम, इट्स अ इमोशन बेसिकली। तो अ ब्रेव क्लाइंबर इज अ डेड क्लाइंबर। हमेशा पहाड़ के आगे, पहाड़ के अंदर थोड़ा सा फियर जो है ना वो रखना पड़ता है इंसान को, और हमेशा जो है वो हम्बल रहना पड़ता है, एक इजाज़त मांगनी पड़ती है पहाड़ से। तो आई थिंक सो कि हम कोई भी नेचर से नहीं लड़ सकता, ट्रू। तो बस ऐसे ही है, हम लोग एक हम्बल हो के जो है वो हम अपने आप को सबमिट करते हैं, हम सबमिट नहीं करते। शहरोज, लास्ट क्वेश्चन, फिर मुझे ब्रेक की जाना है कि क्या ये शौक ही आगे कंटिन्यू रखना है या और भी एडवेंचर करना या एक्सपीरियंस करने का सोचा हुआ है? समंदर की गहराई में भी उतरने के बारे में सोचा हुआ है या सिर्फ पहाड़ पर ही आगे के प्लान हैं जाने के? नहीं, आई थिंक मैं अपना इसको प्रोफेशन लाजिम बनाऊंगा। लेकिन मैं जंगल्स में भी एडवेंचर करूंगा, समुद्रों में भी एडवेंचर करूंगा, और आसमानों में पहले से ही कर रहा हूं मैं। That's amazing. तो I think so कि मैं तीनों चीजें कवर करूंगा। That's amazing. Best of luck, Shehroz. Good luck. Thank you so much for joining us. जनाब ब्रेक के जाने बढ़े, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो किचन में आपको लेके जाएंगे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे विद नाम शेख से विद अस। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन जनाब। और अनम शेख के साथ हम किचन में मौजूद हैं और अनम ने आज मुझे खुश कर दिया है, खुश ऐसे कर दिया कि सिर्फ मुझे पता है अभी कि आज हम किचन में क्या बनाने वाले हैं। खट्टे आलू क्या कहते हैं इसको? अचारी आलू कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी आलू, जो कि आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, देसी खाना है और खान में बड़े अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मजेदार जो बात वो ये है कि जिन लोगों को सब्जियां पसंद है
उनके लिए बेस्ट। और आलू किसको पसंद नहीं है? किसको पसंद है? ठीक है, तो फिर हम बनाते हैं जी। स्टार्ट करते हैं। बड़े ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। तो पहले हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब जो है ऑयल डाल देंगे। अच्छा, मजे की बात हम बता दें हमारी ऑडियंस को जी, इसमें हमने ना तो चाट मसाला डालना है और ना ही हमने इसमें लीमू डालना है। ना इसमें चाट मसाला डालेंगे, ना ही इसमें लीमू डालेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं। हाँ, और उससे पता है लीमू से क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कड़वा जायका हो जाता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहला मसाला जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए वो जाएगा इसमें कलौंजी। ठीक है, सबसे पहले इतनी ज्यादा? हाँ जी, ठीक हो गया। ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। हमेशा कहती रहती है कि कलौंजी तो बस चुटकी में डालते, नहीं तो कड़वी हो जाती है। नहीं, अब आप ये देखिएगा खा के बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। चम्मच पकड़ ले हम अपने, बिल्कुल पकड़ लें वाला। और साथ में इसके अंदर मस्टर्ड सीड्स, जिसको आप कहते हैं मतलब मेथरे भी कहते हैं, ठीक है, ये जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, इस पे हाथ बहुत हल्का रखना है क्योंकि ये इसको कड़वा करेगा। मेथरे कम डालने, हमने मेथरे कितने डाले? तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। उसके बाद इसमें जाएगा ये 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया। ठीक है, इसका पाउडर नहीं डालना, हमने यही डालना है ताकि टेस्ट आए। और ये 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। क्या बात है। साथ में इसके अंदर जाएगा जीरा। बस पूड़ियाँ मंगा लें। अब मैं अपनी टीम से कहूंगी भाई पूड़ियों का बंदोबस्त 12 बजे के बाद कीजिएगा। अच्छा जी, जीरा चला गया इसके अंदर। वेरी गुड। अच्छा, आपने सबसे पहले उसका मसाला जो है वो तैयार करना है। ठीक है, ये नहीं करना कि आलू डाल दी और फिर ना, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हल्दी जाएगी इसमें आधी चमची के करीब। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर फ्लेवर के लिए। ठीक है, अब ये लाल मिर्च जो पाउडर है हम हाफ टी स्पून यूज करें, आप उसके अकॉर्डिंग ज्यादा भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं 1 किलो आलू के हिसाब से सिखा रही हूँ। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं? जी बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जाएगा सूखा धनिया का पाउडर भी, थोड़ा सूखे धनिया का पाउडर भी डाला है और हमने सादा भी डाला है। ठीक है जी, अब इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। और इस टाइम क्या खुशबू आ रही है ना, कैसी खुशबू आ रही है भाई। हमारे कैमरामैन जो है ना वो भी इंतजार कर रहे हैं कब बनेंगे खट्टे आलू। नमक मुस्कुराहट आ गई है चेहरे पे। नमक हस्बे जायका जी जनाब। ठीक है जी, अब हम साथ ही इसके अंदर ही आलू डाल। कितने आलू हैं? 1 किलो आलू हैं ये। ठीक है, और इसको हमने पहले से बॉईल कर लिया हुआ है। ओके, हिलाना है ज्यादा? बिल्कुल हिलाएं अगर थोड़े हल्के हाथ से। ठीक है, ओके। अब आप ये देखें, ठीक है, शक्ल को ताकि बिल्कुल शक्ल कितनी उनकी अच्छी आ रही है। बिल्कुल। और अब इसको करेंगे मिक्स और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम पानी, ताकि जो है हमारा ग्रेवी थोड़ी सी वो आ जाए थोड़ी सी। ठीक है। अच्छा, ये आलू जो है बस और 5 मिनट पकेंगे। और ये अचारी आलू जो कि लगता है कि बहुत ही कोई मुश्किल काम है, वो रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी, अमेजिंग। अब देखें ये आलू ये तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी भाई बस हो गया। जब आपका दिल नहीं कर रहा खाना बनाने को, तो आपने तो सिर्फ आलू बॉईल करने हैं और भी खाना तैयार। और आप ये देखें कि इसमें कुछ आलू जो हैं वो खड़े खड़े रहेंगे, कुछ आलू मैश हो जाएंगे। मैश जो आलू होंगे बेसिकली वो इसकी ग्रेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा अनम जी, आलू को हमने क्या फुली बॉईल करना है? ये फुल बॉइल्ड है। मतलब आप समझे कि तकरीबन 95% जो है आलू पका हुआ है। ठीक है। और जो 5% है वो इसमें पकेगा। अगर ज्यादा हमारा आलू बॉईल हो जाएगा तो टूटने का चांस तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगता है, देखने में भी, आंखों को भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिसका मेन इंग्रेडिएंट है अचार। आपने शुरू में बिल्कुल भी अचार नहीं इसमें डालना, वो डालेंगे तो वो कड़वा जायका देना शुरू कर देगा और उसका फ्लेवर भी खत्म हो जाएगा। ये टिप आपको मिल गई है। ये हम डालेंगे इसके अंदर अचार। कितने? 2 चम्मच भर के डाल दें? जी, 2 चम्मच भर के डाल लें। ठीक हो गया। मैं चखूंगी जरूर इसको और मैं फीडबैक जरूर दूंगी, तो चम्मच है ना आप मुझे जरूर देंगे जब ये रेडी हो जाएगा। बिल्कुल। तरकीब हम फाइनली शेयर भी करेंगे आपके साथ। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एंड में, जब ये बिल्कुल रेडी हो गया है जैसे कि, तो अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। वाह, ठीक है जी, कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये धनिया और हरी मिर्च। तो हम आपको दिखाते हैं हरी मिर्च और धनिया जी, और थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा जो है हम ऊपर से गार्निश करेंगे। क्या बात है अनम, ये वो वाली बात हो गई ना कि आज खाना किसने बनाया, दिल कर रहा है हाथ चूम ले। तो ये आलू भाई हम सबकी फेवरेट सब्जी है, एमी तो आलू जो है वो सब्जियों का बादशाह नहीं है। बिल्कुल। तो अब करते हैं इसको डिश आउट। अच्छा, ये रेडी हो गया? बिल्कुल रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा मिक्स करके, बिल्कुल, अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल ही वो कर ले, ड्राई फॉर्म में कर ले।
और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही अच्छी तरह और अभी इसको मतलब आप भूनना चाहते हैं तो आप आराम, वो आपकी मर्जी है। मैं उमर साहब आपको कह रही हूँ आप पूड़ी मंगवा लें, नान मंगवा लें, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते, बड़ी बुरी बात है। मैं लड़ने वाली हूँ भैया शो की बात, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इतने अच्छे खट्टे आलू बने होंगे, इसकी रेसिपी भी हम एक बार शेयर करेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है स्टूडियो में, और मैं हमेशा ये गलती करती थी बनाने की, तो वैसे हिम्मत ही नहीं मैंने की खट्टे आलू, क्योंकि कोई रेसिपी नहीं पता चलती थी। तो भाई लेमन से हमेशा काम खराब होता है, और आपने देख लिया आज नहीं डालना। और अगर आपको बहुत शौक है लेमन डालने का, अगर शौक जरूरत ही नहीं है ना, नहीं फिर भी अगर शौक है ठीक है तो सबसे एंड में डालना है। ठीक है, बिल्कुल जब आपने सर्विंग करनी है उससे 1-8 मिनट पहले डाल लें और दैट्स इट। अमेजिंग। ये जनाब हमारा झटपट कितनी कोई चारी आलू जो, अब इसके साथ आप खमीरी रोटी खाएं, पूड़ी खाएं, पराठा खाएं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्या बात है। अच्छा अनम, हमने मैं अक्सर देखती हूँ कुछ लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर की होती हैं ऑन फेसबुक कि भाई सब लोग अपना संडे का नाश्ता शेयर करें, तो मैं देखती थी कि भाई वाह बड़ी कोई सुघड़ खवातीन है जो सुबह सुबह उठ के खट्टे आलू भी बन रहे हैं, चने भी बन रहे हैं और पूड़ियाँ भी बन रही हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम किसी दिन ना हलवा पूड़ी की भी रेसिपी या तो बताएं या बना सकें। आलू हमने सिखा दिए, हम पूड़ी बनाना सिखाएंगे और चने, पूरी चने और हलवे, या हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये जनाब अच्छा अनम, इसकी हम लोग फाइनल प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। अब उसके ऊपर जो है ये वेस्ट नहीं करना खाना बिल्कुल भी जनाब हमने जी। ये लीजिए, ये इसके ऊपर चला गया हरी मिर्चें और हरा धनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ठीक है, ये देखें। इसकी एक दफा मैं आपको क्विक रेसिपी बता देती हूँ। बिल्कुल। आलू थे तकरीबन 1 किलो, जिसको हमने बॉईल कर लिया था, तकरीबन 95% डन कर लिया था। ऑयल लेना है, उसके अंदर कलौंजी डालनी है, उसमें सॉफ्ट ज़ीरा डालना है, उसमें मस्टर्ड सीड्स डालने हैं। डालने के बाद उसमें फिर नमक डालें, लाल मिर्च पाउडर डालें, कुटी हुई लाल मिर्चें डालें और हल्दी डालकर उसको अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करें। भुनाई करने के बाद आपने उसमें आलू ऐड कर देना है। आलू ऐड करके फिर थोड़ा सा पानी डाल देना है बीच में, उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर बेशक आप उसको 2-3 मिनट के दम के लिए रख दें। ऊपर से गरम मसाला डालें, काली हरी मिर्चें और हरा धनिया के साथ इसकी गार्निश। और बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, बड़े बड़ा शोहर नहीं करते पसंद आलू, तो भाई ना करें, हम तो बनाएंगे, हम तो खाएंगे। अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है भाई इसके साथ? इसके साथ वैसे बेस्ट कॉम्बिनेशन पूड़ी, नहीं तो फिर खमीरी रोटी खा ले आप। यानी कि जिस दिन मौसम वगैरह अच्छा हो, मौसम सुहाना हो उस दिन। और अच्छा सबसे अच्छी बात ये है कि आप रात को आलू अगर बॉईल करके रख देते हैं तो सुबह उठ के कितनी देर मैंने लगाई? अरे बल्कि आलू बॉईल करने में भी कितना टाइम लगेगा? 10 to 15 मिनट लगेंगे। बहुत आलसी हो गए अगर आप, बहुत सुस्ती है, मेरे को दिल नहीं कर रहा काम करने का, तो रात को आलू उबाल ले ना और सुबह बना ले। अच्छा इसके साथ कॉम्बिनेशन में हम अगर कुछ जाएं, कॉम्बिनेशन में क्या बना सकते हैं? कॉम्बिनेशन में मीठे में चाह रही हैं आप? नहीं, खाने में साथ। खाने में अच्छा जाहिर बात है, आपने एक सब्जी बनाई है तो एक साथ में आप कोई कढ़ाई बना लें। ठीक है, ठीक है। हाँ। नहीं तो मिक्स वेजिटेबल भी आप इसके साथ एक बड़ा, जिसने खानी वेजिटेबल्स पसंद तो वो मिक्स वेजिटेबल का तो चने भी बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है। हाँ। हम करेंगे इसको भी प्लान करेंगे पूरी, और जो है वो चनों का करेंगे, और फिर हमारा जो है वो, ताकि हमारी जो ऑडियंस देख रही है उनका पूरा जो एक वो ब्रेकफास्ट मेन्यू है, पूरा मेन्यू रेडी हो जाएगा। जिस दिन मतलब आपका दिल करे कि संडे को घर में ब्रांच करना चाह रहे तो आपने ये बनाए, चने भी बना लिए और साथ में ये भी बना लिए अचारी आलू। ठीक है, टेस्ट करें इसको जरा। जी वेरी गुड जनाब, इसको टेस्ट करते हैं और हम जरा बताते हैं हमारी ऑडियंस को कि घर में जनाब जब हम बनाते हैं तो कौन सी ऐसी गलती हो जाती है भाई। ठीक है, तो जरा देखते हैं। आप देखिए कि आलू कितने सॉफ्ट है, बहुत आराम से जबरदस्त। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। सही बना, वेल डन, थैंक यू। बहुत खूबसूरत, खूबसूरत नहीं बहुत लजीज, मजेदार, खूबसूरत एहसास है जो इस वक्त आलू खा रहे हैं जनाब। अच्छा जी, घर में क्यों नहीं बन पाते भैया ऐसे? वैसे आप आपके सामने थे कि बनाने में बहुत इजी थे, बिल्कुल भी कोई मजे की बात है, रूल नहीं, जरा भी कड़वाहट नहीं है। और आप कह रही थी कि कलौंजी ज्यादा डाल ली। कलौंजी और मेथरे के बारे में मैंने हमेशा सुना कि भाई डर डर के मेथरे डालने हैं और कलौंजी भी, क्योंकि ये कड़वाहट पैदा कर देती है। बिल्कुल। तो जब हमने इसको स्टार्टिंग में फ्राई किया, क्या ये वजह है कि अच्छा ये फ्राई करने से पता क्या होता है, पहले हम मसाला बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा आप इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर जब आप मसाला बना रहे हो तो आप इसमें टमाटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहे अपने आलूओं में। उससे थोड़ी ग्रेवी बन जाए, ग्रेवी में आ जाते हैं। अदर देन मुझे पर्सनली बिल्कुल ऐसे ही पसंद है, लेकिन अगर आपको ज्यादा ग्रेवी वाले आलू चाहिए तो आप उसमें वो टमाटर भी डाल सकते हैं। लेकिन इसका अच्छा जैसे कि हमने ये एक
1 किलो टमाटर थे हमारे पास? 1 किलो आलू। 1 किलो आलू थे, हाँ। तो 1 किलो आलू में हम टमाटर कितना? दो नॉर्मल साइज के टमाटर आपने उनको छिलका उतार के ब्लेंड कर लेना है और मसाले में डाल के अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद आपने आलू डालने हैं। जब तक टमाटर अपना पानी बिल्कुल ड्राई नहीं कर लेगा उससे पहले आपने आलू नहीं डालने उसके अंदर। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच अनम, आपने इतनी जबरदस्त खट्टे आलू की रेसिपी शेयर की है। मेरा तो वाकई ही आज आप लोग समझ चुके होंगे कि दिल खुश हो गया। मैं जरूर इसको आज घर में से ट्राई भी करने वाली हूँ। और प्रोग्राम का टाइम जनाब खत्म हो गया और हमारे खाने का टाइम शुरू हो गया। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।